हेलो बच्चों। आज हम क्लास 12th का फिज़िक्स के लिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो टॉपिक्स कवर अप किए थे पोटेंशियल डिफरेंस पर चल रहे थे। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। फिज़िक्स क्लास 12th। ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो चल रहा था टॉपिक, इसका पार्ट 2 है। चलिए, इसमें पहला टॉपिक है हमारा, सॉरी, इक्यू पोटेंशियल सरफेस। देखो, इसके जो है वर्ड से ही क्लियरली शो हो रहा है। अगर हम वर्ड को थोड़ा सा स्टडी करें, इक्यू पोटेंशियल सरफेस, इक्यू पोटेंशियल सरफेस क्या शो कर रहा है कि एक ऐसा सरफेस जहाँ पर जो पोटेंशियल है वो इक्यू मतलब इक्वल रहेगा, यानी कि सेम रहेगा हर एक पॉइंट पर। अगर हम सिंपल डेफिनेशन के तौर पर देखें तो ये कहना ये चाह रहा है कि एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस जहाँ पर हर एक पॉइंट पर अगर हम चेक करें तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम रहेगा। तो अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये कहना चाह रहा है, इट इज द इमेजिनरी सरफेस at every point of which electric potential is same। तो अगर मैं बात करूं किसी सरफेस के रिगार्डिंग, सपोज दैट कि मेरे पास एक चार्ज क्यू है यहाँ पर, जिसे मैं आर डिस्टेंस से, इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस सब तक जो है मूव करा कर लाया। ऐसे ही मैं इसी चार्ज को अगर इस तरफ ले जाऊं, इस चार्ज को इधर से लाया, इस चार्ज को इधर से लाया, फिर इधर से लाया, इधर से लाया, सेम आर डिस्टेंस तक कह रहा हूँ मैं, ठीक है। इसी चार्ज क्यू को इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस तक, यहाँ से आर तक, ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मैंने किया। तो अगर मैं इन सबको कवर अप कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, एक ऐसा सरफेस जहां पर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है बिकॉज ऑफ द चार्ज क्यू। क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। तो जब मैं अगर सपोज दैट मान लूँ ये पॉइंट ए है और ये बी है, तो दोनों में अगर मैं मूवमेंट कराया, चार्ज को यहाँ से यहाँ पर मूवमेंट कराया और फिर यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट कराया, तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। सपोज दैट मैंने मान लिया यहाँ पर है आपका वी ए और ये आपका वी बी। तो यहाँ जब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो वो कैसे शो करेंगे, वी बी माइनस वी ए विच इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी। अब मैंने ये कहा था कि ये ऐसा सरफेस है जहाँ पर किसी भी पॉइंट पर आप चेक कर लीजिए सेम पोटेंशियल रहेगा। तो अगर ये चीज़ यहाँ हम अप्लाई करें तो वी बी और वी ए इक्वल रहेंगे, जिसकी वजह से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्क डन है ए से बी तक वो क्या हुआ आपका, ज़ीरो। ये क्लियर शो कर रहा है, ठीक है। तो एक इसकी एक प्रॉपर्टी मान लीजिए, ठीक है। ये आपका क्या है, इक्यू पोटेंशियल सरफेस, जहां किसी भी पॉइंट पर आप चेक कर लीजिए पोटेंशियल सेम रहेगा। अब हम आते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रॉपर्टीज पर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहती हैं इसकी, पहली तो यही कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी जो मैंने वर्क डन के बारे में बताया कि यहाँ पर क्या रहता है, नो वर्क डन। इसको मैं नोट पॉइंट के तौर पर लिख देता हूँ, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नो वर्क इज डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज from one point of EQ
potential surface to the other। सिंपल है। अभी मैंने बताया था कोई भी आपका क्या होगा, वर्क डन नहीं होगा अगर आप इस सरफेस पर एक से दूसरे पॉइंट पर टेस्ट चार्ज को ले जाते हैं तो। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहता है, इसी तरीके से जैसे कि आपने ये लिखा है ना, यहीं पर आप एक इक्वेशन को नोट कर देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक इसका कहता है फॉर एनी चार्ज, for any charge configuration, for any charge configuration, equipotential surface, equipotential surface through a point is normal to the electric field at that point। सिंपली ये कहना चाह रहा है कि अगर आप किसी भी पॉइंट पर बात करें, किसी चार्ज कन्फिग्रेशन के लिए आप बात कर रहे हैं, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस पॉइंट पर क्या होगा, सरफेस पर नॉर्मल होगा। तो अगर हम इसे देखें थोड़ा सा कि ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर यहाँ पर सपोज दैट एक सरफेस है जिस पर ये पॉइंट चार्ज के अराउंड एक सरफेस है, तो ये इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सरफेस कहाँ है, इस तरफ। dl हमने एज्यूम कर लिया कि ये सरफेस की लेंथ है, तो ये आपका dl है। इन दोनों के बीच में 90 का एंगल बनेगा, यानी कि ये dl के नॉर्मल रहेगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर ये कंडीशन बनती है तो जो आपका वर्क डन में चेंज है dw e डॉट dl, तो यहाँ से फॉर्मूला बनेगा e डॉट dl डॉट cos 90। cos 90 की वैल्यू आपकी क्या होती है, सिंपल cos 90 की वैल्यू आपको बताएगा कि ये इसकी वैल्यू होती है 0। अब जब आप वैल्यू 0 रख देंगे तो ये सारा की सारा क्या हो जाएगा, 0। वही चीज़ हमने आके यहाँ प्रूफ कर दी कि वर्क डन क्या रहा, 0, जो हमने पहली बार में प्रूफ किया था। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन कि अगर आप 90 लेते हैं तभी ये वर्क डन कंप्लीट 0 होगा। तो कहना ये चाहते हैं कि दूसरी कंडीशन तभी फुलफिल होगी जब पहली कंडीशन एक्यूरेट हो जाएगी। तो क्या बनेगा इसमें, E यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द DL, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये कहना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कहती है इसकी, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है इसका कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू नहीं लिखेंगे यहाँ पर, फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, सिंपल है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन आपकी हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगी। मतलब सपोज दैट कि मैंने एक सर्कल किया, ये अराउंड ये सर्कल जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस है और यहाँ आपका कोई चार्ज है। अब ऐसे ही मैं एक और सर्कल कर रहा हूँ, यानी कि मैं पहले ये मेजर कर रहा था इतना डिस्टेंस पर, अगेन अब मैं और डिस्टेंस बढ़ा देता हूँ। ठीक है, चाहूँ तो मैं अगेन और डिस्टेंस बढ़ा देता हूँ। तो ऐसे ऐसे जितना मैं बढ़ाता जाऊँगा डिस्टेंस, उसकी इंटेंसिटी जो चार्ज है आपका, इसकी वजह से जो पोटेंशियल डेवलप हुआ उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। मतलब यो इसके जितना करीब होगा यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यहाँ कम होगा, फिर यहाँ कम होगा। तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, हायर से लोअर लोअर वोल्टेज की तरफ होगी, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर।
कि अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं तो ये आपकी चार्ज से और इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ जा रही होगी, हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, ये इसकी तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंपॉर्टेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस की। आई होप ये आपको समझ में आई होंगी प्रॉपरली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम किस तरीके से इनके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शेप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। देखिए क्या होता है, सबसे पहले अगर हम देखें कि किस बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि ये आपका डिफरेंट डिफरेंट सरफेस हैं, ये होता है हमारा चार्ज के बेस पर कि हम किस टाइप का चार्ज यूज़ कर रहे हैं। तो पहले शेप इसकी बात करें तो हम सबसे पहले यूज़ करते हैं पॉइंट चार्ज को। पॉइंट चार्ज की वजह से किस टाइप का शेप बनेगा, देखिए सपोज दैट हमारे पास एक पॉइंट चार्ज क्यू यहाँ पर है, तो इसकी वजह से इसको हमने पहले बताया था आपको कि क्या होगा, फील्ड लाइंस बनेंगी। फील्ड लाइंस यहाँ से जा रही होंगी इधर, ये सब फील्ड लाइंस ही मैंने एज्यूम कर ली। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि पहला जो सरफेस है मैं वो बनाना चाहूँगा आर डिस्टेंस पर, तो ये आर डिस्टेंस पर कोई सरफेस है। ऐसे ही मैं r+1 कर दूँ, कुछ और बढ़ा दूँ घटा दूँ, इस तरीके से बनेगा। तो ऐसे कुछ ये क्या बनेगा शेप, सर्कुलर शेप बनेगा। यानी कि सिंगल अगर मैं चार्ज लूँ तो फील्ड लाइन जो जा रही होंगी इस तरफ टुवार्ड्स द लोअर पोटेंशियल, तो ये उसकी वजह से कौन सा फील्ड बनाएंगी, मैं इनको कनेक्ट करूंगा सबको। तो वो कौन सा फील्ड बनाएंगी, वो कौन सा शेप बनाएंगी, वो है आपका स्फेयर टाइप का एक शेप बनेगा, स्फेयर शेप। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके शेप की, तो नेक्स्ट टाइप का शेप होगा लाइन चार्ज की वजह से कि इसके जो हम यूज कर रहे हैं चार्ज वो होगा आपका लाइन चार्ज। लाइन चार्ज किस तरह से, सपोज दैट ये लाइन मैंने एज्यूम करी है और यहाँ पर कई सारे चार्ज हैं पॉइंट वाले, 1 2 3 4, कितने भी हो सकते हैं, मैं 4 एज्यूम कर रहा हूँ। तो इसकी वजह से एक सर्कल शेप बन जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, जैसे हमने यहाँ बनाया था, ये कुछ सर्कुलर शेप बनेगा इस तरह से। डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स हैं टुवार्ड्स लोअर सरफेस जा रही हैं। ठीक है, ये इस तरह से लाइंस जा रही हैं, यानी कि ये समझ लीजिए पॉइंट चार्ज का कॉम्बिनेशन है लाइन चार्ज। एक लाइन पर कई सारे चार्जेस हैं। अब मैं इनको अगर मैच करा दूं कुछ इस तरह से, तो ये किस तरह का शेप बनेगा, सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है ना, ये हो गया आपका सिलेंड्रिकल शेप, सिंपल। ये कुछ जो है आपके शेप्स हैं जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के डिफरेंट डिफरेंट शेप को डिनोट करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, अगर मैं कोई सरफेस दूसरी सरफेस की बात करूं, तो कैसा सरफेस का शेप बन सकता है कि अगर एक सपोज दैट एक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो इस तरह से जा रही हैं, कई सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इनके बीच रास्ते में मैं एक सरफेस इस तरह से रख देता हूँ ये। ठीक है, तो ये कैसे यहाँ से यहाँ तक इसको क्रॉस करती हुई जा रही है ये लाइन है, ये कैसा सरफेस एज्यूम किया जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से ज़्यादा क्रॉस करती हुई जा रही है, फील्ड लाइंस हैं, ये आपके होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में से होते हुए जा रही हैं, ये लाइनें यहाँ से निकल रही हैं। इस शेप को हम कह सकते हैं, इसको अगर कंबाइन कर दें तो इसको हम कह सकते हैं रेक्टेंगल शेप कह सकते हैं, इसको रेक्टेंगल कह लीजिए, या फिर आप कहना चाहें रेक्टेंगुलर, सॉरी रेक्टेंगल नहीं, रेक्टेंगुलर। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप कह सकते हैं। देन उसके बाद अगर दूसरा नाम देना चाहें तो फिर इसको क्यूबॉइड भी कह सकते हैं, ये क्यूबॉइड भी हो सकता है। ये आपकी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं जो कि चार्जेस की वजह से क्रिएट होते हैं और इन्हीं डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की वजह से इक्विपोटेंशियल में वेरिएशन आता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा नहीं हो सकता कि ये सिर्फ सर्कुलर शेप में रहें या सिलेंड्रिकल में रहें, कैसे भी शेप में आ सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप चार्ज किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अब
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस पॉइंट के रिगार्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए ये चीज़ यहाँ पर समझने की है कि हम इससे पहले जो स्टडी कर रहे थे वो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल को स्टडी कर रहे थे। अब आ जाता है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो बस समझना इतना है कि एक तो है आपका पोटेंशियल, मतलब कि किसी जगह पर कोई ऐसी चीज़ है जिसके पास एनर्जी है, तो उसे हम कहेंगे पोटेंशियल। अब इस एनर्जी को जब हम यूज़ में ले लेते हैं तब उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये ऐसे ही है जैसे कि आप बल्ब को यूज़ करते हैं, तो जो आपका सॉकेट है वहाँ पर 240 वॉट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है। अगर आपने बल्ब सॉकेट में फिक्स नहीं किया हुआ है तो वो एनर्जी ऐसे ही है, बट पोटेंशियल है, वहाँ पर एनर्जी यूज़ नहीं हो रही, पोटेंशियल है। पर जैसे ही आप यूज़ करने के लिए बल्ब इंट्रोड्यूस कराते हैं तो क्या होता है, बल्ब लगाने की वजह से वो जो एनर्जी, जो आपकी पोटेंशियल है वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, और 240 जूल एनर्जी उसको मिल जाती है फॉर एग्जांपल। इसकी वजह से बल्ब आपका लाइट अप होता है। तो यही हम स्टडी कर रहे हैं कि कहीं अगर पोटेंशियल है तो उसकी वजह से कितनी एनर्जी किसी चार्ज को मिलने वाली है। तो देख लेते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन। ठीक है, इट इज, सॉरी डेफिनेशन तो प्रॉपरली कर लीजिए, यहाँ से नोट कर लेते हैं डेफिनेशन। इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस as the amount of work total amount of work done in bringing the various charges to their respective position from infinitely large mutual separation। डेफिनेशन इसकी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अभी हम समझ लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। कैसा सिस्टम होगा, कई सारे पॉइंट चार्जेस का। एज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द वेरियस चार्जेस टू देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन फ्रॉम इनफाइनाइटली लार्ज म्यूचुअल सेपरेशन। क्या करना है हमें, अगर हमने क्या किया है कि कई सारे चार्जेस को एक इन्फिनिटी से किसी रेस्पेक्टिव पोजीशन पर ला रहे हैं, तो इसमें जो वर्क डन हुआ उस वर्क डन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये भी आपकी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, कि अगर हम पहले स्टडी करें कि आपके पास दो पॉइंट चार्जेस हैं। ठीक है, तो आपके पास कितने पॉइंट चार्जेस हैं, दो पॉइंट चार्जेस हैं, तो किस तरीके से आप इसकी एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हेडिंग आपकी क्या रहेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस। सिस्टम की एनर्जी
दो पॉइंट चार्जेस हैं जहाँ पर, ऐसा सिस्टम जिसमें दो पॉइंट चार्जेस हैं, तो सपोज दैट हमने एज्यूम कर लिया कि सपोज दैट Q1 एक चार्ज है, एक Q2 एक चार्ज है। ठीक है, Q1 की पोजीशन पॉइंट P1 पर और ऐसे ही P2 पर एज्यूम कर लिए। इसके लिए पोजीशन वेक्टर इसका हमने एज्यूम कर लिया, पोजीशन वेक्टर R1, इसके लिए हमने एज्यूम किया R2। ठीक है, सिमिलरली अब एक चीज़ और कि P1 और P2 का डिस्टेंस कितना है, R12 वेक्टर। तो हम इसे अगर डिनोट करें तो कुछ इस तरह से डिनोट करेंगे, आपका P1 पॉइंट पर Q1 चार्ज है जो कि सेपरेट है P2 पॉइंट से। यहाँ Q2 चार्ज को हमें लेकर आना है इन्फिनिटी से Q2 को, और इनके बीच का डिफरेंस 1 2 वेक्टर। और यहाँ पर पोजीशन वेक्टर को हम स्टार्टिंग से ही डिनोट कर रहे हैं R1 और R2। कहीं इन्फिनिटी पर ये चार्ज Q2 है, इस Q2 चार्ज को हमें लेकर आना है P2 पॉइंट पर। ठीक है, अब इसकी वजह से कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो हो गया आपकी इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी। तो पहले स्टेप में अगर हम देखें तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट P2 ड्यू टू चार्ज Q1 एट P1। हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट P2, जब यहाँ पर Q2 चार्ज नहीं है उस कंडीशन में P1 कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल P2 पर लगा रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट P2 ड्यू टू चार्ज Q1 चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल है, तो हम इसको V से डिनोट करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12। ये आपका फॉर्मूला पहले से ही था, याद होगा। इतना चार्ज है। अब हम कह रहे हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि चार्ज Q2 को इन्फिनिटी से लाना है P2 तक। यहाँ चार्ज है, यहाँ से लाना है Q2 तक, तो कितना वर्क डन करना पड़ा, वर्क डन होगा आपका पोटेंशियल इनटू चार्ज। ठीक है, पोटेंशियल आपका V है, क्रॉस चार्ज कितना था Q2। तो हम इसको कैसे लिखेंगे प्रॉपरली, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12 इंटू Q2। ये हो जाएगा आपका वो एनर्जी जो कि आपकी, जैसे हम क्या कहेंगे, दिस इज स्टोर्ड इन द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये एनर्जी है जो कि आपका जो सिस्टम है ओवरऑल Q1 Q2 चार्ज की वजह से इसे अपने अंदर स्टोर किए हुए है। ठीक है, ये एनर्जी है आपकी, सिंपल सी चीज़ है। तो अगर अब दूसरे पार्ट के बारे में बात करें इसके, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इन एन चार्जेस होंगे। पहले हमने क्या कहा था, 2 पॉइंट चार्जेस, सिर्फ दो चार्जेस की बात हो रही थी। अब हम बात करेंगे एन चार्जेस हैं, किसी पॉइंट पर हमें यहाँ से कई सारे चार्ज, इन्फिनिटी से कई सारे चार्जेस को लेकर आना है, किसी पॉइंट पर डिसाइड कर लेंगे वहाँ पर। तब देखो क्या कैलकुलेशन चलेगी। देखिए हेडिंग क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये आपका सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ एन पॉइंट चार्जेस। ठीक है, एन पॉइंट चार्जेस हैं, उनकी एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो ये चीज़ आपको पहले से समझ लेनी है। जो हम एज्यूम कर रहे थे वो क्या क्या चीज़ें थी, कि कोई पॉइंट P1 पर है जिसका वेक्टर, पोजीशन वेक्टर R1, कोई Q1 चार्ज है जिसे हमें पॉइंट P1 पर लेकर आना है इन्फिनिटी से। ठीक है, उसके लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कर लेनी है हमको एज्यूम। तो अब हम सबसे पहले स्टेप में क्या कर रहे हैं, इन ब्रिंगिंग द फर्स्ट चार्ज टू पोजीशन P1 नो वर्क इज डन बिकॉज ऑल अदर चार्ज आर स्टिल इन एन इन्फिनिटी एंड देयर इज नो फील्ड। कहना क्या चाहते हैं यहाँ पर, इन स्टार्टिंग bringing the first
चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से हम क्या कर रहे हैं, एक चार्ज Q1 है लेकर आ रहे हैं टू द पोटेंशियल, सॉरी, टू द पोजीशन P1 R1, इस पोजीशन पर ला रहे हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है, नो वर्क इज डन बिकॉज देयर इज नो चार्ज एट दैट पॉइंट P1। ठीक है, अब वहाँ कोई चार्ज ही नहीं है तो किसकी वजह से प्रॉब्लम होगी लाने में, तो हम बड़ी आराम से उस पॉइंट को इन्फिनिटी से उठाकर P1 पर ले आएंगे। इस कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा, तो W1 इज इक्वल टू जीरो, कोई वर्क नहीं करना पड़ा पहले चार्ज को लाने के लिए। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, सेकंड चार्ज है Q2, Q2 आपका सेकंड चार्ज है, उसको लेकर आएंगे, कहाँ तक लाना है उसको, हमें P2 पॉइंट तक लाना है, R2 उसका वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, P2 तक लाना है इन्फिनिटी से। ठीक है, तो अब ये P2 पॉइंट और P1 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, एक चार्ज को हम ले आए यहाँ पर P1 पर, अब हम P2 पर लेकर आना चाहते हैं दूसरे चार्ज को, दोनों के बीच की डिफरेंस कितना होगा, R12। ठीक है, इसको हम पहले से ही लेके चल रहे हैं, तो जब हम लेकर आएंगे तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, तो वर्क डन कितना होगा, W2। वर्क डन का फॉर्मूला हमको पता है, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 पहली चीज, तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 इंटू Q2। ठीक है, अब फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12 इंटू Q2, इतना वर्क डन आपका दूसरे चार्ज के लिए तो होगा। अब आते हैं तीसरे चार्ज पर, ये तो पहला हो गया, ये दूसरा चार्ज हो गया, अब आता है तीसरा चार्ज। तीसरे चार्ज के लिए भी वही कंडीशन, कहाँ तक लाना है हमको, P3 तक, वेक्टर 3 हो गया इसका। ठीक है, और बाकी सबसे दूरी जो हो गई आपकी, एक तो वो 1 वाले से डिस्टेंस होगी वो होगी आपकी R13, और 2 वाले से डिस्टेंस होगी R23। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, W3 इज इक्वल टू पोटेंशियल, सेम इसकी तरह, पोटेंशियल ड्यू टू Q2 एंड Q1, Q1 और Q2 की वजह से कितना पोटेंशियल बनेगा वो चीज़, एंड Q3 का मल्टीप्लाई, तो कितना कितना वर्क डन रहा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, डिफरेंस होगा यहाँ पर Q1 R13 प्लस Q2 R23, ब्रैकेट क्लोज, बाहर आपका चार्ज Q3 है। अब क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई, अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो इक्वेशन क्या बनेगी, Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q3 अपॉन R23। ये आपका तीसरे चार्ज को लाने की वजह से इतना वर्क डन करना पड़ेगा। अब जो भी चार्ज आएगा, चौथा, पांचवा, छठा, जो भी आएगा, वो चार्ज में ये सब इंक्लूड होता चला जाएगा। ठीक है, और ये डिस्टेंस देखिए, अभी तीसरे चार्ज की बात हो रही थी तो R13 हो गया, चौथे की बात होगी तो R14 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, फिर 34 हो जाएगा, ऐसे ही चल के चलते जाएंगे। इन सबको हमने क्या करना है, ऐड कर लेना है, n चार्जेस है ना, तो W1, W2, W3 डैश डैश WN तक ये सब जा रहा है। ठीक है, अगर हम n तक लेते हैं तो वो n तक जा रहा है सारा, तो फाइनली हमारे पास अभी n का कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो बस हम इसको यहीं तक छोड़ सकते हैं W3 तक। W3 तक के सारे टर्म्स को अगर हम ऐड कर दें तो 1 वाला 0 है, 2 वाले को हमने फाइंड आउट किया था, ये आ गया था आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 प्लस 3 वाले का टर्म आपका ये आ गया था, तो W3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अब इसमें आगे क्या कैलकुलेशन हो सकती है। U की वैल्यू आपकी बनेगी, एक तो W1 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो पहला जो W2 था उसमें क्या क्या चीज़ आ रही थी, Q1 और Q2 अपॉन R12। W3 में क्या क्या आया था, Q1 Q3 R13 प्लस
Q2 Q3 R23। तो कुछ ये एनर्जी आपकी डेवलप होगी, ये एनर्जी बनेगी आपकी। अगर हम बात करें, अगर सारे एन टर्म्स को लेकर कंबाइंड फॉर्म में, तो हम यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ एन पॉइंट चार्जेस at R1 R2 R3 डैश Rn, वो हो जाएगी आपकी U इक्वल टू 1/4πε0 समेशन R, सॉरी ये ऑल पेयर्स लिख देंगे यहाँ पर हम, ऑल पेयर्स Qj और Qk अपॉन R J एंड K। जे आप 1 रखते हैं तो यहाँ भी 1 आएगा, के आप 2 रखते हैं तो यहाँ भी 2 आएगा। सिंपल। इस तरह से आप फाइनली कितने भी चार्जेस हों उन सब की कंबाइंड फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या होती है। यहाँ अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट की बात करें अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की, तो वो सिंपल हम जूल लेके चलते हैं। लेकिन अगर हम एक और यूनिट की बात करें तो वो होती है आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक और यूनिट होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी की। अब डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स चेंज होती चली जाती है, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सब आगे चलते चले जाते हैं, वो आगे आपको मिलेंगे। फिलहाल इतना समझना है, इतनी वैल्यू होती है इनकी। अब एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की, याद करने की चीज़ है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल देख लेते हैं क्या कह रहा है यहाँ पर। 3 चार्जेस प्लस क्यू 2Q माइनस 4Q, 3 चार्जेस हैं। मैं इस न्यूमेरिकल लिख नहीं रहा हूँ, सुन लीजिए ध्यान से। 3 चार्जेस प्लस Q 2Q एंड माइनस 4Q, ये 3 चार्जेस हैं, आर प्लेस ऑन द 3 वर्टेज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ ईच साइड 0.1 मीटर। इक्वेटोरियल ट्राइंगल है आपका, इक्विलेटरल, सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टेज पर प्लेस्ड है सारे। ठीक है, कुछ इस तरह से। और सब ट्राइंगल की सारी जो साइड्स हैं उनकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 0.1 मीटर। ठीक है। कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। हमें क्या करना है, इस सिस्टम की एनर्जी फाइंड आउट करनी है। और Q की वैल्यू कितनी लेनी है हमको? Q इजिकल टू 10⁻⁷ कूलाम। Q की वैल्यू कितनी लेनी है हमको? 10⁻⁻7 कूलाम। तो अब हम प्लेस कर लेते हैं चार्जेस को। तो हमने एक चार्ज Q यहाँ रखा, 2Q को यहाँ रख दिया और -4Q को यहाँ प्लेस कर दिया। तो पहले देखते हैं हम इन दोनों चार्जेस की वजह से कितना एनर्जी जनरेट हुआ। तो वो U इज इक्वल टू 1/4πε0, तो सब में कॉमन रहना है, इसको हम पहले से ही बाहर लिख लेते हैं। तो दो चार्जेस इंक्लूड किए, दो चार्जेस कौन कौन से हैं? Q हो गया आपका इंटू 2Q, और डिस्टेंस 0.1 थी वो सेम रहेगी 0.1 प्लस। अब इन दो चार्जेस की बात कर लें तो 2Q इंटू -4Q, माइनस का चार्ज है इसलिए माइनस लेना पड़ेगा, यही वो डिस्टेंस भी सेम है इनकी 0.1। सिमिलरली -4Q इंटू 2Q, डिस्टेंस सेम तो 0.1 यहाँ पर रख देंगे। ओवरऑल आप इसे सॉल्व करेंगे कंप्लीट इक्वेशन को। Q की जगह आपने क्या रखना है, अभी बताया था 10⁻⁷। जब आप इसे प्रॉपर्ली सॉल्व कर लेंगे तो फाइनल आंसर आपका आएगा -9 इंटू 10⁻³ जूल। सिंपल, ये आपकी एनर्जी आएगी।
U इज इक्वल टू माइनस का 9 इंटू 10⁻³ जूल। कुछ इस तरह से इसके जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो सॉल्व होंगे। सिंपल होगा, आई थिंक समझ में आया होगा आपको प्रॉपर्ली। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बट इस टॉपिक से पहले हमने एक पॉइंट को समझना है। इस पॉइंट को समझने के बाद ही हम इस अगले टॉपिक पर जाएंगे। ये पॉइंट क्या है हमारा? ये पॉइंट है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या है? देखो, जब भी एरिया की बात आती है तो हम सिंपली कह देते हैं कि अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 1 मीटर, तो इसका एरिया कितना होगा? मैं किसी से भी पूछूं तो वो सिंपल बता देगा 1 × 1 = 1 मीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया होगा। बट और हम ये भी सोचते हैं कि एरिया जो है हमारी स्केलर क्वांटिटी है, इट इज़ नॉट अ वेक्टर। बट अगर हम बात करें इस कॉन्टेस्ट के थ्रू कि जो हम अब स्टडी करने वाले हैं, तो वहाँ एरिया एज अ वेक्टर क्वांटिटी काउंट होता है। क्यों? क्योंकि जब हम एरिया को नॉर्मल लेंगे, इस तरह से नॉर्मल लेंगे कुछ इस तरह से, यानी कि ये आपका एरिया है और नॉर्मली हम जब ले रहे हैं तब ये एक और डायरेक्शन मिल गई, और इस डायरेक्शन के बेस पर ही एरिया को हम एरिया वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशन दें तो डेफिनेशन क्या कहती है इसकी? बाय कन्वेंशन द वेक्टर एसोसिएटेड with area element of closed surface is taken to be in direction of outward normal। क्या कहना चाहते हैं? बाय कन्वेंशन द वेक्टर एसोसिएटेड विद एरिया एलिमेंट ऑफ क्लोज्ड सरफेस। एक क्लोज सरफेस होगा जिसके साथ एक वेक्टर एसोसिएट होगा एरिया एलिमेंट में। ठीक है, वेक्टर एसोसिएटेड विद एरिया एलिमेंट, एरिया एलिमेंट के साथ एक वेक्टर है जो एसोसिएट होगा ऑफ सरफेस क्लोज इज टेकन टू बी इन डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड नॉर्मल। उस वेक्टर को हम कैसे लेंगे? नॉर्मली आउटवर्ड जाता हुआ, यानी कि बाहर निकल रहा है इस तरह से नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मली इस तरह से बाहर निकलता हुआ जा रहा है, ना कि अंदर। इसको हम कहते हैं एरिया वेक्टर। अब इसको डिस्क्राइब करना हो या शो करना हो तो उसे कैसे शो करेंगे? शो करने के लिए हम इसका यूज करते हैं डेल्टा एस वेक्टर इज इक्वल टू एन, सॉरी एन कैप। एन मीन्स, कैप का मीन्स आप समझ रहे हैं यूनिट वेक्टर होता है, डेल्टा एस। कुछ इस तरह से शो करते हैं हम। पहले आपने वेक्टर में पढ़ा भी होगा कि अगर आप वेक्टर को शो कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर, तो ये इस तरह से आपको इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्लूड करना होगा यूनिट वेक्टर के साथ। ये कुछ इस तरह से हम शो करते हैं इसको। सिंपल है। तो ये हो गया आपका अभी एरिया वेक्टर। देन नेक्स्ट टॉपिक जो इसके बेस पर आने वाला है वो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंपली क्या चीज है? देखिए, पहले ये समझने की चीज है कि सपोज दैट मेरे पास यहाँ एक घर में खिड़की है, इस खिड़की से हवा जो है होती हुई जा रही है, तो पर सेकंड में जो हवा जा रही है उसका मेजरमेंट करना है मुझे। तो मैं किस बेस पर मेजरमेंट करूंगा? इस बेस पर मेजरमेंट करूंगा कि पहले तो ये एरिया कितना है, दूसरा कितनी इंटेंसिटी है, कितनी वेलोसिटी है इस एयर की, वो चेक करनी होगी मुझे, कितनी इंटेंसिटी से जा रही है, कितना एरिया है इसका। फिर मैं चेक करूंगा कि बाहर की तरफ मतलब जो हवा बाहर से अंदर आ रही है, मैं फिर अंदर खड़े होकर चेक करूंगा इस चीज़ को। तो कितना अमाउंट ऑफ एयर जा रहा है, वो इसके लिए ये मेजरमेंट करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो जितनी हवाएं जा रही है इस एरिया में से होती हुई, इसको मैं कहूँगा एयर फ्लक्स।
ठीक है, इसको हम कहेंगे यहाँ पर एयर फ्लक्स, क्योंकि एयर की बात कर रहे हैं अभी हम। ऐसे ही किसी किसी एरिया को हमने डिसाइड कर लिया, उस एरिया से कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पास आउट हो रहा है, इसको हम फ्लक्स कहते हैं, एक सिंपल लैंग्वेज में फ्लक्स कहते हैं इसको। लेकिन जब बात आती है इलेक्ट्रिसिटी की, जब बात आती है हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, तब आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ है? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स over an area in an electric field is a measure of electric field lines crossing this area। सिंपल डेफिनेशन इसकी ये कहना चाह रही है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग दिस एरिया। अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया में हमने कोई फील्ड डिसाइड किया है और वहाँ से एक एरिया हमने डिसाइड कर लिया कि इतने एरिया में से देखना है हमको, तो उस एरिया में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फॉर एग्जांपल सपोज दैट हमारे पास ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं और ये हमने एक एरिया डिसाइड किया हुआ है, ये एरिया है आपका। अब इसमें से कितनी लाइंस होके जा रही हैं इस एरिया में, क्लियर शो हो रहा है यहाँ पर कि 1 और 2, टू इलेक्ट्रिक लाइंस फील्ड लाइंस यहाँ से पास आउट हो रही हैं, तो यहाँ इसका फ्लक्स क्या हो गया? सिंपली 2। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका डेल्टा एस एरिया कंप्लीट, और इसका नॉर्मल यूनिट वेक्टर ये एन, ये हो गया आपका। ठीक है, तो अब अगर दूसरी तरीके से बात करें हम, तो सपोज दैट ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो कि कंजक्टेड हैं, एक दूसरे के बहुत करीब हैं, इसे हम कहते हैं कि ये जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया है। अगर हम सेम साइज़ का ये एरिया डिसाइड कर लें यहाँ के लिए, तो देखो हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, अब ये 5 लाइन क्रॉस कर रही हैं इसको। ठीक है, तो यही चीज़ होती है आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करती है। अब अगर हम बात करें कि अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए, देखिए इस कंडीशन में पहले हम बात करें, इस कंडीशन में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सीधा जा रहा है, और इसकी जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से। तो फाई इस कंडीशन में सिंपली क्या होगा? इज इक्वल टू ई डेल्टा एस, ये सिंपल हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में जब ये बात हो रही है इसकी। अब जब हम बात करेंगे कि अगर हमने कुछ एंगल चेंज कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल थीटा से चेंज कर दिया, तो ये किस तरीके से बनेगा? ये हमारे पास फील्ड था, सॉरी, ये है आपका एरिया जिससे आपको चेक करना है, इसमें क्या किया, ये इस तरीके से चेंज कर दिया हमने, डेल्टा एस सेम टू सेम, बट हमने नॉर्मल की बात करी तो नॉर्मल यहाँ से जा रहा होगा एन, तो ये चीज़ आपकी थीटा एंगल से कन्वर्ट हो गई। तो हमें इस लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा कंपोनेंट यूज़ करना होगा जो कि होगा इससे डेल्टा एस से रिलेटेड। ठीक है, वो कंपोनेंट यूज़ करना होगा, वो कंपोनेंट आपका कॉस ई कॉस थीटा होगा। ठीक है, ई कॉस थीटा, ये आपका कंपोनेंट, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट यूज़ करेंगे हम, विच इज़ मल्टीप्लाई विद डेल्टा एस, और ये हो जाएगा इस कंडीशन में आपका फ्लक्स। ठीक है, ये आपका फाइनल फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। तो अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को और भी एलेबोरेट करना चाहें, तो सिंपली क्या कर सकते हैं इसमें कि जैसे जैसे एंगल चेंज होगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू में भी वेरिएशन आएगा। थीटा की वैल्यू आप 90 रखते हैं या फिर जो भी रखते हैं, वो वैसे वैसे वेरिएशन लाता चला जाएगा। फाइनली फॉर्मूले को अगर आप कन्वर्ट करना चाहें थोड़ा सा, तो ई
डेल्टा एस कॉस थीटा, ये कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ सिंपल सी चीज़ थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रिगार्डिंग, जो आपको आई होप समझ में आई होगी। कुछ और टॉपिक हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स में थोड़े से, फिर हम इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए, अगर हम एंगल को चेंज करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या था, डेल्टा फाई लिखते चलते हैं इसको, डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा एस कॉस थीटा, ये हमारा बन रहा था एंगल। सॉरी, यहाँ पर कॉस थीटा नहीं आएगा आफ्टर द कैलकुलेशन। अब देखा हमने कि अगर हम ई को नॉर्मल लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉर्मल होता है, कि केस वन बताएगा कि व्हेन ई इज नॉर्मल टू एरिया एलिमेंट, अगर ये एरिया के नॉर्मल होता है टू एरिया, यानी कि E इज परपेंडिकुलर टू डेल्टा एस, देन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका जीरो। इस कंडीशन में अगर हम वैल्यू पुट करें यहाँ पर, तो फाई जो होगा चेंज होने के बाद E डेल्टा एस कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू सिंपली क्या होती है आपकी, वन। तो कॉस जीरो की वैल्यू वन है यहाँ पर। इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम मीन्स ई डेल्टा एस, इसे हम कहते हैं मैक्सिमम। ये कंडीशन है आपकी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। अब यही सेकंड कंडीशन हम आपको डिस्कस करें, तो ये है आपकी E इज अलोंग टू एरिया एलिमेंट। अब क्या है, E आपका क्या है, अलोंग टू द एरिया एलिमेंट। अगर एरिया एलिमेंट के अलोंग जा रहा है, यानी कि मैंने इससे पहले जो डायग्राम बनाया था वो कुछ इस तरह से था, और हम जो सरफेस अप्लाई कर रहे थे वो कुछ इस तरह से थी। यहाँ हम मान रहे थे कि ये जो है एन नॉर्मल है, तो ये कंडीशन है आपकी नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, जो कि ये जा रहा है इस तरफ। इस कंडीशन में अब क्या होगा, अलोंग टू द एरिया जाना चाहे तो इस कंडीशन में आपका बनेगा E इंटू डेल्टा एस कॉस 90, थीटा 90 का बनेगा, और जो चेंज होगा वो आपका जीरो में आ जाएगा, कॉस 90 की वैल्यू जीरो। इस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये क्या है, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, जीरो। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से आप इसमें केस वन और केस टू को सॉल्व कर सकते हैं। एंगल बेस पर ये आपको ज़रूर डिसाइड करना होगा कि कितना एंगल बन रहा है। एंगल के बेस पर काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी यहाँ पर। चलिए अब देखते हैं कि अगर आप एक ओवरऑल क्लोज सरफेस के बारे में बात करें, ठीक है, इसी में एक नोट पॉइंट है, क्लोज्ड सरफेस। अगर ये क्लोज सरफेस का यूज़ कर रहे हैं हम, तो कितना, क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा, इज इक्वल टू समेशन सर्कल E इंटू डी एस वैक्टर, विच इज इक्वल टू समेशन E डी एस कॉस थीटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने की चीज़ है, ध्यान से समझिएगा इसको। अब यहाँ पर जो हमने सर्कल किया है उसका क्या मतलब है, इसका मतलब सिंपली क्या है कि ये शो कर रहा है कि जो आपका फ्लक्स है उसके लिए जो सरफेस यूज किया गया है ये आपका क्लोज सरफेस है। ठीक है, तो अब इसको आप लिख लीजिए नोट पॉइंट के तौर पर, सर्कल ऑन इंटीग्रेशन साइन indicates that surface of surface of integration is closed surface। कैसा सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस है। ठीक है, अब ये जो क्लोज सरफेस है आपका, वो या तो पॉजिटिव भी देगा आपको, ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्लोज सरफेस में वो या तो पॉजिटिव भी आ सकता है, ठीक है, या फिर नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, और आपका जीरो भी आ सकता है, डिपेंड करेगा थीटा एंगल पर।
सिंपल चीज। एक पॉइंट और नोट कर लीजिए यहाँ पर कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो क्वांटिटी है वो कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस इज द कमेंट क्वेश्चन। ये आपका कमेंट क्वेश्चन है कि आप कमेंट करके बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, ये कमेंट करके आपने बताना है। ठीक है। और नेक्स्ट चीज आपकी यूनिट, यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ये साइन है, ध्यान रखिएगा। इसकी यूनिट क्या होगी, सिंपल सी चीज, यूनिट ऑफ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट चाहिए, सरफेस एरिया की यूनिट चाहिए। तो आप सिंपल ही लिख लीजिए यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आपकी न्यूटन पर कूलम, और अगर आप एरिया की बात करें यूनिट की तो वो मीटर स्क्वायर। तो आप सिंपल ही लिख सकते हो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट। डायमेंशन फॉर्मूला अगर आप जनरेट करते हैं तो डायमेंशन फॉर्मूला डायरेक्ट मैं बता देता हूं आपको। डायमेंशन फॉर्मूला होगा M1L3 T-3 A-1, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर ML3 T-3 A-1। सिंपल चीज है। यहाँ पर आई होप इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, अब इसके रिगार्डिंग स्टडी और करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अभी फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।